आज की क्लास के ये जो 30 प्रश्न हैं ये पॉलिटी पर आधारित हैं और उसमें भी भारतीय संविधान पर, यानी कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। आपने हाल ही में देखा होगा कि लोअर पीसीएस की परीक्षा हुई और लोअर पीसीएस में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे तो वो अनएक्सपेक्टेड थे। मतलब उम्मीद नहीं थी कि लोअर में इतनी गहराई से जाकर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी। आप एक बार जाकर वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस विद डिटेल आंसर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप डिटेल में नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो फिर भी आप वो जो लेख है उसको देख लीजिएगा क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप आने वाली जो टीजीटी पीजीटी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, अभी हाल ही में पेपर में आया कि खंड शिक्षा अधिकारी की भी वैकेंसी आने वाली है, तो कोई भी भर्ती हो सभी के लिए ये सीरीज बहुत ही ज़रूरी है। तो पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, लेकिन उसके पहले जो लोग अभी तक पेड ग्रुप में नहीं हैं और जानना चाहते हैं उनको बता दूं कि यहाँ पर आपके लिए सामान्य अध्ययन, जैसे कि जो न्यू बिगनर हैं, अभी तक जो लोग बिल्कुल भी जीएस नहीं पढ़े हैं, उनके लिए जीएस एक पहाड़ ही है। तो जीएस कैसे पढ़ना है और उसकी तैयारी कैसे करनी है कि बहुत आसानी से आप जो 30 प्रश्न होंगे, हालांकि दोस्तों 30 प्रश्न ये 90 नंबर के होंगे, तो ये जो 30 प्रश्न होंगे उसमें बड़ी आसानी से आप 25 तक प्रश्नों को सही कर सकते हैं। और अगर आप 25 प्रश्न सही कर जाते हैं तो ये बनेगा आपका 75। तो ये स्कोर आपको या तो टॉप में रखेगा या तो आपको फेल करवा देगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर आपको नहीं करना है। पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप ये व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ईमानदारी से इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। प्रश्न है कि संविधान संशोधन के विधेयक को, ध्यान से सुनिएगा, संविधान संशोधन के विधेयक को सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? मतलब राज्यसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा या लोकसभा कहीं पर भी या राष्ट्रपति के पास। तो देखो ध्यान देना कि अगर संविधान का संशोधन करना है तो सबसे पहले तो इसे कहीं पर भी, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में, कहीं पर भी इसे पेश कर सकते हैं। हालांकि दोनों ही सदनों से इसे पास कराना मस्ट होता है, लेकिन पेश ये कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप अच्छे से रट लीजिएगा। जो आपका आर्टिकल 368 है ये संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया प्रदान करता है। और ये जो आपको मिलेगा 368, ये भाग 20 में मिलेगा। ठीक है, संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368। ओके, क्लियर ना? देखो अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन है ना तो आप कमेंट कर दीजिएगा और मैं उसे या तो कमेंट में ही या फिर अगला जो सेशन होगा उसमें मैं उसे क्लियर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप लोग ना इंटरेक्ट जरूर करते रहा करिए। और हाँ, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, अगला क्वेश्चन बताइए कि लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को, जैसे कि वर्तमान समय में देखा जाए तो राहुल गांधी हैं। ठीक है, तो लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्राप्त होती हैं? तो ऑप्शन में है राष्ट्रपति के समान, प्रधानमंत्री के समान, कैबिनेट मंत्री के समान या फिर राज्य मंत्री के समान। तो दोस्तों जो विरोधी दल का नेता होता है ना उसको कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं और मान्यताएं प्राप्त होती हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो विपक्ष के नेता को भारत सरकार द्वारा संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन एवं भत्ते अधिनियम 1977 के अनुसार लाभ प्राप्त होते हैं। संसद के ऊपरी या निचले सदन में, ऊपरी सदन मतलब बात हो रही है यहाँ पर राज्यसभा के बारे में, निचला सदन मतलब लोकसभा के बारे में, अनौपचारिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संबंधित दल के पास सदन की कुल सीटों का 10% होना कंपलसरी होता है। कम से कम 10% सीटें उसके पास होनी चाहिए। और विपक्ष का नेता यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन, तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 10वें भाग से कम सीटें न रखने वाले सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को विपक्ष का नेता मान लिया जाता है। कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है कि 10% सीटें उसके पास नहीं हैं तो भी जो सबसे ज़्यादा सीट लेके आएगा वही होता है येलो पी। ठीक है, ध्यान देना कि येलो पी कोई मामूली आदमी नहीं होता है, उसके पास भी बहुत सारे राइट्स होते हैं। जैसे कि जो लोक लेखा होता है ना, पीएसी पब्लिक अकाउंट
कमेटी जो होती है, लोक लेखा समिति, उसका वो अध्यक्ष होता है। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रम प्राक्कलन समिति जैसी महत्वपूर्ण समितियों तथा कई संयुक्त संसदीय समितियों का भी वह सदस्य होता है। तो कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं इसके ऊपर। वह केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC और लोकपाल जैसे वैधानिक निकायों के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार विभिन्न चयन समितियों का सदस्य होने का हकदार है। अब यहाँ पर मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूँ तो क्या तुरंत आप बता सकते हैं? खैर आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए, आप यस या नो लिख सकते हैं। तो बताइए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या एक संवैधानिक संस्था है? यस और नो। ठीक है, आप बस इतना लिखिएगा NHRC यस नो, मैं समझ जाऊंगा कि आपका उत्तर क्या है। ओके, और वह यानी कि जो LOP होता है विपक्ष का नेता, वह सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करते हैं और एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करते हैं। मतलब होता है ना कि जब तक आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर एक अंकुश जब तक नहीं रहेगा तब तक तो आप सही चलेंगे नहीं। तो अंकुश का काम करता है जो विपक्ष का नेता होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ध्यान देना, यहाँ पर बात हो रही है SC के बारे में। अगर हम बात करते हैं ST के बारे में तो यहाँ लिखा होता अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो SC के लिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो ध्यान देना, SC के लिए सीटें ST से कम हैं, सॉरी SC के लिए सीटें ST से ज़्यादा हैं। ठीक है, ST की सीटें SC से कम हैं। तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जो सीटें हैं, SC के लिए जो सीटें हैं वो 84 हैं। ओके, कितनी हैं? 84 हैं। तो ध्यान देना कि SC के लिए 84 सीटें हैं और यह संख्या 2008 में परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार है। और ST की सीटें कितनी हैं? 47 हैं। तो ध्यान देना, इसको एक बार लिख लेना कहीं पर, SC की 84 सीटें और ST की कितनी सीटें हैं? 47। दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 131 सीटें। SC और ST मिला के 131 सीटें लोकसभा में आरक्षित हैं। ओके, नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत किसके अंतर्गत काम करती है? तो इसका आंसर बताइए कि ग्राम पंचायत क्षेत्र की नगर पालिका समिति। अब ग्राम पंचायत है तो नगर से तो कोई संबंध इसका होना नहीं चाहिए, सिंपली गेस। एंड जिला परिषद कोई मतलब नहीं है। पंचायत समिति नहीं, ये ग्राम सभा के अंतर्गत काम करती है। ऑप्शन C इसका बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप गैस कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देना, ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं यानी कि ऐसे लोग जो कि वोटर हैं, जो पंजीकृत हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है। तो गांव के सभी जो वोटर होते हैं करंटली जिनका नाम लिस्ट में होगा, तो ग्राम सभा जो होती है उनकी एक आम सभा होती है जिसे ग्राम पंचायत की सर्वोच्च सत्ता माना जाता है। यानी कि इसमें सर्वोच्च प्रधान नहीं होता है, वो जो ग्राम सभा होती है यानी कि जो पंजीकृत वोटर हैं वो सर्वोच्च हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे संविधान की जो शक्तियां हैं वो किस में निहित है? तो जनता में निहित है। इसी प्रकार से तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ख के सभी स्तरों पर पंचायतों ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो नीति निर्देशक तत्व हैं जिसको आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि DPSP ये किस देश से लिया गया है? बताओ, आगे मैं इसके बारे में चर्चा करता हूँ। फिलहाल नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में भी ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी, जो लोग इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, चुनाव के उद्देश्यों से विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का आधार क्या होता है? परिसीमन शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो परिसीमन का आधार दोस्तों होता है जनसंख्या। ठीक है, ऑप्शन A आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 ये दोनों याद रखिएगा, जब बात होगी परिसीमन के बारे में तो दोनों बहुत काम आएंगे आपके। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 82 है, ये संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों और सीमाओं के पुनर्समायोजन के लिए परिसीमन अधिनियम बनाने का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद? 82। और जबकि अनुच्छेद 170 क्या करता है? राज्यों की विधानसभाओं के लिए यही व्यवस्था करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 82 जो है ये संसद को और 170 राज्यों की विधानसभाओं के लिए।
दोनों अलग अलग हैं। इसका 82 का संबंध किससे है? संसद से है। और 170 का संबंध किससे है? तो राज्य से है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में किसका निर्धारण नहीं करता है? तो देखो दोस्तों, नागरिकों की शक्ति का निर्धारण करता है, नागरिकों के अधिकार को भी निर्धारित करता है, सरकार की शक्ति, सरकार के कार्य, सरकार की शक्ति का भी निर्धारण करता है, लेकिन कार्यों का निर्धारण ये नहीं करता है। सरकार के कार्यों का निर्धारण जो, जैसा कि आप जानते हैं ना, कि सबसे पहले तो संसद है, फिर हमारी कार्यपालिका है और न्यायपालिका, तो तीनों संस्थाएं मिलकर करती हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से किसका गठन किया गया था? भारत का संविधान जब बनाया जाना था तो उस समय एक संस्था बनाई गई थी, ड्राफ्टिंग समिति बनाई गई थी क्या? नहीं, ये तो बाद में बनी थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर बनाए गए थे। संविधान सभा बनाई गई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था इसका गठन, और जुलाई 1946 में इसके लिए चुनाव होते हैं, और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। तो क्रम ये है कि जुलाई 1946 में पहले चुनाव हुए, फिर गठन होता है नवंबर में, और पहली बैठक होती है दिसंबर में। ठीक है, जुलाई में चुनाव, नवंबर में गठन और दिसंबर में बैठक। ठीक है, और ध्यान देना, 9 दिसंबर को जो बैठक हुई थी तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, और उसके बाद 11 दिसंबर को जब फिर से बैठक होती है तो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये याद रखिएगा। और संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। ओके, अगला है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यसभा की रचना का वर्णन किया गया है? राज्यसभा की रचना के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, और ये फार्मूला आप कतई भूलिएगा मत। ये होता है शरला। शरला, स से आपका होता है संसद, र से हो गया आपका राज्यसभा, और ला से हो गया लोकसभा। अब क्लियर? अब देखो, यहां पर स्टार्ट करेंगे 79, 80 और 81 से। ठीक है, तो राज्यसभा ये अनुच्छेद 80 से संबंधित है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में वर्णन मिलेगा, और संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में। अब शायद आपको भूलेगा नहीं कभी, और एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं भूलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा की वर्तमान सभा, जैसा कि आप जानते हैं कि अगले वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव भी होने हैं 2027 में। इसके पहले जो चुनाव हुए थे 2022 में हुए थे, तो 2022 में जो चुनाव हुए थे दोस्तों, तो उसके बाद 18वीं विधानसभा बनी थी, और अब जो चुनाव होंगे वो बनेगी 19वीं विधानसभा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 18वीं विधानसभा, और इसका गठन हुआ था 11 मार्च 2022 में। ओके, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश विधानसभा की वर्तमान इमारत किस वर्ष बनकर तैयार की गई थी? तो जैसे कि फिलहाल तो इमारत बदल गई है दिल्ली में, संसद, अब नया संसद बन चुका है वहाँ पर। तो आपको ये बताना है कि जो विधानसभा की वर्तमान इमारत है वो कब बनी थी? तो दोस्तों, वो बनी थी कब? 1922 में बनी थी। ठीक है, तो लखनऊ में विधानसभा की भव्य इमारत का शिलान्यास हुआ था 1922 में 15 दिसंबर के दिन, और उस समय 1922, तब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भारत में उसमें ब्रिटिश राज था, और गवर्नर कौन थे? सर स्पेंसर हारकोर्ट बटलर। तो बस इतना याद रखना, सर बटलर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। 21 फरवरी 1928 को इमारत का उद्घाटन हुआ, तो शिलान्यास हुआ था बटलर के द्वारा, इसका शिलान्यास हुआ था 28 में इसका उद्घाटन हुआ था, और इमारत का निर्माण मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य वास्तुकार थे सर स्वीनन जेकब और श्री हीरा सिंह। ठीक है, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश विधानसभा में डैश डैश कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? और जैसा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है, तो उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो फिलहाल दोस्तों, विधानसभा में तो होते हैं 403। ठीक है, विधानसभा में होते हैं 403, लोकसभा में होते हैं 80, और राज्यसभा में कितने होते हैं?
विधान परिषद में होते हैं 100। राज्यसभा में कितने होते हैं बताओ? राज्यसभा में दोस्तों यहाँ पर मैंने क्लियरली लिख रखा है कि 31 सीटें होती हैं, ठीक है, कभी भूलना मत। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? चलो ये अभी भी मैंने आपको बताया था, तो ये आपको थोड़ा सा तुरंत रिवीजन करने का मौका मिल गया, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों आपको पता होगा कि हमारी जो पहली लोकसभा थी उसका गठन हुआ था 1952 में, ठीक है, 1952 में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसका गठन कब होता है? तो ये 1952 में ही होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 50, 51, 54, 48 दिया गया है, जबकि सही जवाब इसका बनेगा 1952, 8 मार्च 1952। तो इसमें से कोई विकल्प सही नहीं था, तो लमसम इसे बी आप सही मान सकते हैं अगर 52 होता तो ध्यान रखिएगा। एनीवे यहाँ पर विकल्प गलत थे, तो लेकिन आपको सही फैक्ट पता होना चाहिए कि प्रथम विधानसभा, यूपी की जो पहली विधानसभा थी, इसका गठन हुआ था 8 मार्च 1952 को। 8 मार्च को क्या मनाते हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय महिला शक्ति दिवस। तो ये अब याद रखने में आपको सुविधा हो जाएगी। और तब से इसका गठन 18 बार हो चुका है। वर्तमान में हमारी जो विधानसभा है तो वो 18वीं है, और फिलहाल अब 19वीं वाली अगले साल उसके लिए चुनाव होंगे। अगला है इनमें से कौन सा 9वीं पंचवर्षीय योजना का ध्यान केंद्र था? फोकस पॉइंट, ठीक है, केंद्र बिंदु। तो सामाजिक न्याय और न्याय सम्य के साथ विकास, ये था। अब आप ये बताइए कि 9वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कब हुई थी? मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया है, पंचवर्षीय योजना का कंप्लीट नोट्स भी मैं आपको दे रखा हूँ ग्रुप में, तो इसका आंसर कम से कम ग्रुप वाले तो ज़रूर दें। और ये बताइए, तो देखो ये 1997 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और चली थी कब तक? 2002 में। और इसके पहले 8वीं वाली कब शुरू हुई थी? 1992 में, 1992 से लेकर 1997 तक, ठीक है, और कोई गैप नहीं था। तो ये आप देखिएगा कि 1992 में 8वीं आती है, उसके बाद 5-5 साल जोड़ते चले जाइए, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किस संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में मूलभूत कर्तव्यों को शामिल किया गया था? मूलभूत कर्तव्य, ठीक है, शामिल किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और ध्यान देना कि जो आपका 42वां संविधान संशोधन है, इसको 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के की जो सिफारिश थी, क्या नाम था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर ये संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन। और इसे लघु संविधान की दर्जा, लघु संविधान भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी यस, धर्मनिरपेक्ष डी और अखंडता यस डी ए शब्द जोड़े गए। संविधान के भाग 4A में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। संविधान के भाग 4A में 10 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया। और केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्रदान की गई, जिसमें कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिए गए। ओके, अगला है दिसंबर 1920 के नागपुर सत्र में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव पारित किया। इस सत्र के देखो यहाँ पर अध्यक्ष होना चाहिए था। इस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, पीडीएफ में मैं करेक्ट करवा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, इसका आंसर बताइए। CR दास थे क्या? मोतीलाल नेहरू थे क्या? महात्मा गांधी थे क्या? ये थे C विजय राघवाचार्य। ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1920 में, दिसंबर 1920 में नागपुर सत्र में, और इसी में असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव पारित किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना कब होती है? कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये होती है 1929 में। कब होती है? 1929 में। संस्थापक कई बार पूछा जाता है, तो फजलुल हक ने कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की थी। और कृषक प्रजा पार्टी, जिसे मूल रूप से प्रजा समिति के नाम से जाना जाता है, प्रजा समिति, और ब्रिटिश भारत में एक राजनीतिक पार्टी थी, और इन्होंने जमींदारी के उन्मूलन के लिए संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत क्या है? तो ये मैंने आपको भी बता चुका हूँ, आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि संविधान के अधीन जो समस्त शक्तियाँ हैं वो कहाँ से हैं। उनका स्रोत जो है भारत के लोग हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो संविधान की शुरुआत ही हम भारत के लोग, वी
द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द से होती है और भारत में शासन करने की अंतिम और सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में ही निहित है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्जाम में बहुत बढ़िया करके आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये सब जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक भी गलत नहीं हुआ ना, समझ लेना आप कोसों पीछे छूट जाओगे, क्योंकि जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चन है, वो गलत नहीं होने चाहिए। और मैं आप लोगों से पुनः कहना चाहता हूँ, लोअर पीसीएस और जो हाल ही में परीक्षाएं हुई हैं उनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, सारा जो है क्वेश्चन पेपर उसमें विद सोल्यूशन मैंने डाल दिया है। आप 2, 4, 6 पेपर जो देख सकते हैं उसको आप देखिए और प्रयास करिए कि लास्ट 2 ईयर में जितनी परीक्षाएं हुई हैं सारे मिल जाएंगे आपको, उसमें आप सारे देख डालिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, मंत्री, मिनिस्टर, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख संविधान के मतलब किस अनुसूची में है? तो दोस्तों ध्यान देना, तीसरी अनुसूची में, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जो यूटी होते हैं उनके नाम और उनकी क्षेत्रीय सीमाओं से संबंधित है। तो पहली अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है और उनकी क्षेत्रीय सीमा। दूसरी अनुसूची में क्या है? जैसे कि जो पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारी, राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, संसद के अध्यक्ष हो गए, तो इनका वेतन, भत्ता और विशेषाधिकार है। तीसरी अनुसूची में शपथ है, शपथ और प्रतिज्ञान। और चौथी अनुसूची में क्या है? विभिन्न राज्यों और यूटीज के राज्यसभा संसद के उच्च सदन में सीटों के आवंटन का प्रावधान। ठीक है, ये मिलता है चौथी अनुसूची में। ठीक है, पीडीएफ से एक बार रिवाइजन कर लेंगे आप लोग ना, एग्जाम में कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, अगला है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? तो दोस्तों मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1972 में। ओके, तो देखो ये जो 21 जनवरी 1972 है, इसी दिन MTM मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को क्या मिला था? पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अधिनियम था उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। ओके, वजह क्या थी? लोकतांत्रिक पहचान और अधिकार मिला इन राज्यों को, प्रशासनिक स्वतंत्रता मिली, सांस्कृतिक विशेषता का सम्मान मिला और पूर्वोत्तर का विकास। ये मुख्य वजह थी कि पूर्वोत्तर का भी विकास हो। अगला है निम्नलिखित में असुमेलित की पहचान कीजिए, जो कि नॉन मैच्ड है, अनमैच्ड नहीं, नॉन मैच्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं भारत संविधान के भाग और संबंध। तो भाग 2 में मिलेगा नागरिकता, भाग 8 में मिलेगा संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 15 में निर्वाचन, भाग 17 में आपात उपबंध। तो दोस्तों यहाँ पर भाग 2 में तो सही है, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र सही है, 15 में निर्वाचन सही है, 17 में नहीं है, आपात उपबंध तो मिलेगा आपको भाग 18 में। तो 17 में क्या है? तो 17 जो संविधान का भाग 17 है उसमें हम ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं ना, राजभाषा के बारे में। ठीक है, और ये जो आपका भाग 17 है इसी में अनुच्छेद 343 से 351 तक आपको मिलेगा। भाग 18 का इसमें आपात उपबंध किए गए हैं। ठीक है, मैं जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा ना सारी बातें बिल्कुल क्लियर करके रख दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। पॉलिटी अभी जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते रहिए, आगे पॉलिटी को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। क्लासेज आपकी वेरी सुन बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा? दोस्तों थोड़ा सर्दी जुकाम की वजह से ना आवाज़ में हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब होता है ना, थोड़ा भारी भारी लगती होगी, तो अस्पष्टता भी हो सकती है, लेकिन प्रयास है कि आप तक सही क्वालिटी पहुँचे। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा? तो दोस्तों ये है आपका आर्टिकल 38, अनुच्छेद 38। ओके, अगला है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार। देखो यहाँ पर नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ना वो अलग नेशन से है और मौलिक अधिकार अलग नेशन से है, तो 2 नेशन का एक साथ पूछ लिया है। तो ध्यान देना, अभी मैंने आपको बताया DPSP, ये मैंने आपसे पूछा था, ये आयरलैंड से लिया गया था,
ठीक है, आयरलैंड से। तो ये आयरलैंड हो गया। आयरलैंड किसमें किसमें है? इसमें है, इसमें है, इसमें 3 में है, चौथा छोड़ देते हैं। और मौलिक अधिकार दोस्तों मिला है हमसे यूएसए से, ठीक है, अमेरिका से। तो ये वाला विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी, इसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये आयरलैंड से लिया गया है और ये मिलेगा आपको हमारे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और अमेरिकी संविधान में इन्हें बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में फंडामेंटल ड्यूटीज मिलते हैं आपको। तो ये सब आपको रट के रखना है। ओके, अगला है, भारत में राष्ट्रपति को महाभियोग से केवल एक ही आधार से हटाया जा सकता है। आधार क्या है? संविधान का अतिक्रमण। तो संविधान का अतिक्रमण, इसका उल्लेख मिलता है किसमें? तो देखो 32 में तो मिलेगा नहीं, 61, 61 1 और 79। तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एग्जैक्टली ये 61 1 है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और जबकि अनुच्छेद 32 ये आप जानते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 79 संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। बस वही चीज़ आ गई यहाँ पर, सरल या सरला, ठीक है। तो ये तो याद ही रहेगा आपको, 32 वाला थोड़ा सा फोकस कर लेना। ओके, नेक्स्ट है, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो अटल, विश्वनाथ प्रताप, इंदिरा गांधी, IK गुजराल। तो दोस्तों अटल जी से पहले विश्वनाथ प्रताप भी विश्वास मत प्राप्त करने में असफल हो चुके थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। बहुत सारे लोग अटल जी पर आंसर लगा देंगे, ठीक है, लेकिन बी विकल्प इसमें सही है। 1990 में हुआ था ये। अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद अपने पद से विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद भाजपा ने राष्ट्रीय मोर्चा से अपना समर्थन वापस ले लिया था। क्यों? क्योंकि BP सिंह के राष्ट्रीय मोर्चा ने राम रथ यात्रा का विरोध किया था। ठीक है, अगला है, किस संविधान अनुच्छेद के अनुसार, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये तो करेक्ट है। तो इसका उल्लेख किस में मिलता है? अनुच्छेद 70 में है, 73 3 में है, 61 1 में है और अनुच्छेद 40 में है। तो ये तो गलत है। 70 73 में से अगर देखा जाए तो 73 3 आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब 70 में क्या है? तो दोस्तों 70 में है, अनुच्छेद 70, संसद को ऐसी आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों को निभाने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है, अनुच्छेद 70। और 61 1 यह प्रावधान करता है कि जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाअभियोग चलाया जाना हो तो ऐसा आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में थे 8 भाग, 9वां भाग एंटर हुआ था। ठीक है, 9वां भाग एंटर हुआ था, ये था ऑप्शन सी, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 9वां भाग। और यह हिस्सा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था और 24 अप्रैल के दिन जोड़ा गया था। सो 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। ओके, कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, संघीय न्याय। तो दोस्तों यहाँ पर संघीय शब्द आपको संविधान की प्रस्तावना में नहीं मिलेगा। और संविधान की जो प्रस्तावना ना, अगर आप उसको थोड़ा सा रट लेंगे, एक कहीं पर ना उसको लिख के चिपका दीजिए जहाँ पर आपकी नज़र बार बार जाती हो, और अल्टरनेट उससे ना थोड़ा समय दिया करिए, वहाँ से कभी कभी 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, वैसे भी हम भारतीय हैं तो हमें आपको याद रहना भी चाहिए कि हमारा जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में क्या है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? राष्ट्रपति का कार्यालय सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों ध्यान देना, अध्यक्षीय एवं गणतंत्रात्मक, संसदीय एवं गणतंत्रात्मक, प्रजातांत्रिक, गणतंत्रात्मक, संसदीय एवं संघीय। तो दोस्तों यहाँ पर ना अध्यक्षीय और गणतंत्रात्मक ये नहीं होता। यहाँ हमारे यहाँ तो अध्यात्मक, यानी जैसे अमेरिका में होता है ना अध्यक्ष होते हैं, तो वो व्यवस्था यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो भारत में संसदीय यानी कि पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली अपनाई गई है, न कि अध्यक्षीय। ठीक है, तो भारत एक स्वतंत्र रिपब्लिक और संघीय राज्य है,
फेडरल, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ओके, और ये देखिए आपका अंतिम प्रश्न आ गया है। बताइए कि न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? सही आंसर रट के रखिएगा, अनुच्छेद 13। देखो दोस्तों, जो भी चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वो आपको रटना ही रटना पड़ेगा। यहाँ पर समझने की बात अलग है, रटने की बात अलग है। पॉलिटी में ज़्यादातर रटे हुए प्रश्न ही आप सही कर पाते हैं, समझ कर यहाँ पर कुछ होता नहीं है। समझने को तो रामायण महाभारत वाली चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जहाँ पर फैक्ट होता है वो रटना पड़ता है। ओके, तो ये है आपका अनुच्छेद 13। ठीक है, तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के आंशिक निरस्तीकरण या पृथक्करण के सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी का संबंध अनुच्छेद 13 से है। मुख्य बातें इस प्रकार से है कि अनुच्छेद 13 के अनुसार यदि राज्य द्वारा बनाया गया कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो पूरा कानून असंवैधानिक नहीं होता है। अदालतें केवल उस विशिष्ट और असंवैधानिक हिस्से को शून्य घोषित कर सकती हैं जो अधिकारों के विरुद्ध हैं, और कानून का बाकी वैध हिस्सा सुरक्षित रहता है, लागू रहता है, बशर्ते वह अवैध हिस्से से अलग हो सके। तो अब आपके लिए यहाँ पर टेस्ट है, 3 प्रश्न दूंगा और सभी प्रश्न इसी आपके लेक्चर से हैं। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने लेक्चर को कितने ध्यान से सुना है, आपको दोबारा से सुनना है या फिर आपने सुन रखा है। चलिए टेस्ट लगाइए, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। 1, नवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? चलो बताओ, फटाफट आंसर करो। 2, कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? मोस्ट ऑफ यू जितने भी लोग आप लोगों में से हैं तो वो लोग तो इसका आंसर दे पाएंगे। वह एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ये 3 प्रश्न हैं और तीनों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। तो दे सकते हैं तो दे दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में फिर गलत नहीं होगा, और नहीं पता है तो पता करके भी दे दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत अभी करेंगे तो एग्ज़ाम में बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। देखो फ्रेंड्स, अगर आप जुड़ना चाहते हैं पेड ग्रुप से तो आप हमें 9452252260 पर मैसेज कर सकते हैं, जहां पर आपको ये PDF मिले ही मिलेगी। साथ ही साथ आपका टेस्ट वगैरह होता रहता है, तो आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से चलती रहती है। थैंक यू।